सो सर्किट जितना कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन उतना ही इजी है, तो आप ध्यान से जस्ट क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो पहले। जैसे कि ये फीडबैक सर्किट है पूरा, ये मैं भले इंडक्टर की तरह बना रहा हूँ पर सारे रजिस्टर हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल शार्प कॉर्नर नहीं बना पा रहा हूँ। That is a capacitor. Down. Yes, this is capacitor with capacitance 1 microfarad. All the resistances are of 10 kilo ohm except this one. This is 1 kilo ohm. 1K लिखा मैंने, means 1 kilo ohm. This one is also 1 kilo ohm and other 3 are 10. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको डरावना बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और ओप-एम्प लगाया मैंने, कुछ अलग ही डिजाइन से। And this inverting is connected and non-inverting is grounded. This is the circuit diagram. अब देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट लग रहा है कि पता नहीं क्या बना दिया है। एक ओपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या कर रहे होंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन June 2011. Okay, this question was asked in June 2011. ये नेट का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नोट करो। अगर डायग्राम हो गया है तो सर्किट डायग्राम बन गया सबका, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो आप लोग, बाद में घर में ट्राई करना। मैंने जस्ट एक रफ स्केच दिया है एंड होपफुली ये दोनों ही लेंथ इक्वल है। दिस इज कैपेसिटर, ओके। अ टाइम वेरिंग सिग्नल VIN ना, कैपिटल V है, बड़ा सा V है, इनपुट सबस्क्रिप्ट में है। A time varying signal Vin is fed to an op-amp circuit with output signal VO या V0, VO बोलते हैं आउटपुट के लिए, as shown in the figure, okay. The circuit represents a फिर 4 ऑप्शन लिख लो, 1 2 3 4, Represents a. हाँ, उसके बाद 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हाई पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज, पहला ऑप्शन है
हाई पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज, ये ऑप्शन 1 है। 16. हाँ 16. दूसरा ऑप्शन हाई पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी मतलब थर्ड ऑप्शन लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हाई पास पे 2 ऑप्शन है, लो पास पे 2 ऑप्शन है, 1600 ना, 16 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज, तो चारों ऑप्शन क्लियर हैं। अब इस सर्किट को देख के एकदम से आप डर जाओगे कि ये क्या है, बट अगर किसी ने पहले हाई पास और लो पास फिल्टर पढ़ा है तो वो तुरंत ही गेस करेगा कि ये सर्किट क्या है। बाकी की चीज़ें क्या लगी हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको हाई पास लो पास फिल्टर पता है और तुरंत बता दोगे कि ये सर्किट क्या है, एटलीस्ट आपको हाई और लो में से एक क्लियरिटी आ जाएगी। तो हाई पास फिल्टर में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के सीरीज में लगाते हैं। जब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन होता है तो हाई पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी ओनली कैन पास, लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। और अगर मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को पैरेलल में किया तो लो पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ। फिल्टर नाम ही है फिल्टर होगा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करेगा। जब हम ट्यून करते हैं रेडियो को तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, फिल्टरिंग कर रहे हैं। हमें कैपेसिटेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू देना होता है जिस समय उसकी फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, वहाँ पे वो रेजोनेंस आ जाता है, वहाँ आपको क्लैरिटी आ जाती है सिग्नल में। बेसिकली आप वो फिल्टर ही करते हो ना कैपेसिटर लगा के। कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है हमें फॉर्मूला पता है, आर और सी है तो 1/2 हमें फार्मूला मालूम। तो अब इस सर्किट को देख के बताओ हाई पास है कि लो पास है। मैंने पूरा आंसर ही दे दिया एक तरीके से। Sir, and the output is taken across capacitor. It is high pass. आपको हमेशा वो 2 पॉइंट्स देखने हैं जहां पे कनेक्शंस किए गए हैं, वो 2 एंड देखना है। वहां एक भी रजिस्टर अगर पैरेलल में है कैपेसिटेंस से वो लो पास बन जाएगा, और सारे रजिस्टर अगर सीरीज में हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच में तो वो हाई पास है। अभी आप लोग 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो जहां सीरीज और पैरेलल की बात हो रही है। और मैंने ये भी बताया था कि वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है, यहाँ का इफेक्टिव जो सिग्नल है वो यहाँ पे होता है, तो जो सिग्नल यहाँ बनता है वो यहाँ बन जाता है, क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी इसको रिवर्ट कनेक्शन दिया है, तो ये आगे कुछ कंट्रीब्यूशन देगा नहीं। तो आपको खाली इतने सर्किट पे फोकस करना है। तो अब आप देखो कि ये हाई पास है कि लो पास, कॉन्फिडेंस के साथ सोचो। लो पास है, कहाँ से आपको ये लगा कि लो पास है? हाँ, जो पहला वाला जो रजिस्टर हमने लगाया था, फीडबैक वाला पहला जो लूप बनाया है वो पैरेलल में आ रहा है इस तीनों कॉम्बिनेशन के, तो उस एक पैरेलल ने इसको लो पास बना दिया। अब वो लो पास कितना लो पास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। अब वो 16 हर्ट्ज है कि 100 हर्ट्ज है वो आपको फाइंड करना है। एटलीस्ट 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन पे आ गया, 50% का हेडेक चला गया हमारा। आंसर 16 के क्लोज आ रहा है कि 100 के क्लोज, बस ये देखो। हो सकता है एग्जैक्टली 16 या 100 दोनों ही ना आ रहा है। आप कैलकुलेट करके बताओ। बाकियों का आंसर आने दो। लेट दी अदर्स परफॉर्म। ये जून 2011 का क्वेश्चन है।
इंटरनेट पे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप चीटिंग मत करो, आप ऑनेस्टली ट्राई करो, ऑनेस्टली ट्राई करके देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। हो सकता है जो इंटरनेट पे सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो। सिक्सटीन या 16, 60 या 16, 16 कितना हो जा रहा है? 15.9 तो क्लोज टू 15.9 में 16 हर्ट्ज ज़्यादा फिट हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चारों में से? थर्ड वन, लो पास फिल्टर विद 16 हर्ट्ज। देखो आप लोगों ने सॉल्व किया, मैंने इंटरनेट का सोल्यूशन नहीं लिखा है। इंटरनेट में सॉल्व करके भी सेम आंसर आ रहा है। आपने जस्ट डेफिनेशन यूज किया, लो पास है कि हाई पास है, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, एंड यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सर लेकिन 1/2 बाय RC में इस एक्सप्रेशन में कौन सा रेजिस्टर और कौन सा कैपेसिटर है? जो पैरेलल है, कैपेसिटर इज इन पैरेलल एंड फीडबैक रेजिस्टर हमारे बगल में स्वप्ना ने सॉल्व भी कर लिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 2011 में दूसरा ओपन का जो क्वेश्चन आया है। सर ये कॉम्बिनेशन है ना, हाउ दैट इफेक्ट्स आई फॉरगॉट। ये तो मैंने आपको डराने के लिए बनाया है। नेट में और गेट में कई बार सर्किट जानबूझ के बड़ी बनाते हैं कि बच्चा पहले ही हिम्मत हार जाए कि ये मुझसे होगा नहीं। इसमें एक ओपन इस डायरेक्शन में, दूसरा ओपन इस डायरेक्शन में, ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा दिए। बट कैच कितना था, सीरीज है कि पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो उसमें आर कितना है? इसको इफेक्ट होगा नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा टर्मिनल मैंने उसका नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड कर रखा है, और पहला जस्ट रिवर्स फीडबैक है और कुछ है नहीं उसमें। तो आपको खाली कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन चेक करना था, और इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2011 कितना लकी रहा होगा जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा नेट का एग्जाम। दूसरा क्वेश्चन तो और भी इजी है, हम जो रोज कर रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये भी जून 2011 का ही है। चलो मेरे साथ साथ इक्वल स्पीड में सर्किट ड्रॉ करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने हैं। +5 वोल्ट, -5 वोल्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी ऐसा भी आया था कि ओप एम्प का जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम होता है वो किस टाइप से बनता है। मैंने बना दिया इसको, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। बट इसमें जो ऊपर जाके सेचुरेशन दिख रहा है वो क्यों आ रहा है? ये इंक्रीज, ये तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है 10⁵, 10⁶। वोल्टेज गेन बहुत हाई होता है, इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट एक्सिस है, वो आउटपुट एक्सिस। तो थोड़ा इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट 10⁵ टाइम्स इंक्रीज करता है। तो बहुत तेज इंक्रीज होता है, लीनियर है, बिकॉज रिलेशन क्या मिलता है, VO = A × Vin, वेयर A इज वोल्टेज गेन। तो लीनियर रिलेशन है, तो आपको ऑब्वियसली लीनियर ग्राफ मिलेगा। AV + C नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा, Y = MX + C। तो अगर C होता है तो वो इंटरसेप्ट करता है Y एक्सिस पे, C नहीं है मीन्स लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन। अब पॉजिटिव में गया तो पॉजिटिव इंक्रीज, नेगेटिव साइड नेगेटिव वोल्टेज में नेगेटिव ना। बट ऊपर जाके सेचुरेशन क्यों आ रहा है, वहाँ इंक्रीज खत्म क्यों हो जा रही है? तो मैंने बताया था, क्योंकि मैक्सिमम गेन कहाँ तक जा सकता है, जितना पावर सप्लाई होगा, दैट इज द लिमिट। उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते ना, क्योंकि ऑटोमेटिक गेन नहीं हो रहा है, वो गेन सर्किट कॉम्बिनेशन से आ रहा है। बट सप्लाई कहाँ से आ रही है, जो हम V + V- लगा रहा है। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम गेट में कभी पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है अगर आपने समझा इसको। नाउ लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस पिक्चर। इसमें भी माइनस प्लस होगा,
बट अभी इसका मेरा लॉक हो गया है, बंद करता हूँ। वन वोल्ट दोनों इनपुट पर है, पर सेकेंड जो इनपुट है ये वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ 1 वोल्ट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को मैंने वोल्टेज डिवाइडर की तरह बना दिया। ये भी 1 के, ये भी 1 के, 1 किलो ओम दोनों हैं, और इन्वर्टिंग इनपुट पर 1 वोल्ट ही है और 1 के से कनेक्टेड है। कुछ ज़्यादा ही ऊपर मैंने बना दिया, थोड़ा सा आपको 1 वोल्ट सप्लाई 1 के 1 किलो। तो और सुंदर सा पिक्चर बनाना मैंने अच्छा नहीं बनाया है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन asked to find the voltage at point A. Point A पर वोल्टेज फाइंड करना है, इसने देखो ओरली सॉल्व भी कर दिया। हाँ, 0.5 है। There is no वोल्टेज feedback. डिवाइडर है। Voltage divider. There is no feedback. और वर्चुअल सॉर्टिंग क्या कहता है, जो B होता है वही A होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में B नहीं लिखा है, खाली A लिखा है, बट आप इस नोड को B नाम दे सकते हो। B पर वोल्टेज निकालो, दैट विल बी द वोल्टेज एट A। ये नेट का ही क्वेश्चन है, जून 11 का। आप समझ सकते हो कि आप लोग बड़े आराम से नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी जून 11 का क्वेश्चन। अच्छा, जीना डायोड हो या कोई दूसरा भी डायोड हो, डायोड हमेशा अगर सिंगल डायोड लग रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, तो सिंगल डायोड लगाया है, वो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा और हाफ वेव रेक्टिफायर करेगा। मतलब आधे टाइम वो सिग्नल पास करेगा, आधे टाइम के लिए ड्रॉप करेगा ना। समझ पा रहे? क्योंकि अल्टीमेटली वो डायोड ही है। जिस समय उसका ऑन रीजन है वो सिग्नल को पास करेगा, जब अपोजिट अगर एसी सिग्नल है, फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है, तो जब डिक्रीजिंग टाइम होगा वो पास नहीं करेगा, इंक्रीजिंग टाइम होगा पास करेगा। ठीक है, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो। भाई रिवर्स के लिए रिवर्स कंडीशन ऑन होगी, फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड कंडीशन ऑन होगी। तो जीना डायोड का एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तो सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओपैम्प से अलग जा करके बना रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन है शायद 12 का क्वेश्चन है, 2012 का। ओके, जीना डायोड का 12 का क्वेश्चन है ये, नहीं दिसंबर 11 का है। तो साल में 2 बार नेट होते हैं, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है, और तब टाइम से होते थे। अभी क्या है, जून का जुलाई हो जाता है, दिसंबर का जनवरी हो जाता है, बट उस समय टाइम से होते थे। ये कोविड के बाद सिस्टम बिगड़ा है। तो ये दिसंबर 11 का क्वेश्चन है। इसमें एक सर्किट है जिसमें आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीना डायोड यूज कर रहे हो। जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट को इसका ग्राउंड किया गया है, और पैरेलल में 1 किलो ओम है। इनपुट पर भी हमने 500 ओम दिया, इनपुट पर 500 ओम दिया है। ओके, तो ये VI है। फिर VI का शेप जो है वो डायग्राम और जीनर का ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट। ओके,
5 वोल्ट जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है एंड सप्लाई वोल्टेज है 10 वोल्ट का, बट सप्लाई वोल्टेज जो है वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में है। 10 वोल्ट है बट उसका जो वेव फॉर्म है वो ट्रायंगुलर है। तो मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ उसका, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, एग्जैक्टली सेम साइज के हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। वेव फॉर्म जो है 10 वोल्ट का है, यस। तो ऑब्वियसली जीनर वर्क करेगा क्योंकि आपको 5 वोल्ट ब्रेकडाउन तक जाने के लिए चाहिए, तो 5 वोल्ट है उसके पास और बाकी जो एक्स्ट्रा जाएगा वो आर से पास कर जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि इनपुट का शेप क्या होगा। इसका इनपुट जो आएगा उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनपुट का शेप पूछा है, सॉरी आउटपुट का शेप, हाँ जीनर डायोड से जो आउटपुट होगा उस वेव फॉर्म का शेप क्या होगा। तो अब वो मैक्सिमम कहाँ तक करंट जाएगी वो कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो ये वैल्यू है 4.5 या 5 एम्पियर के आसपास कुछ बनाया है। 5 एम्पियर है या मिली एम्पियर। और बीच में थोड़ा सा गैप है और फिर से एग्जैक्टली सेम गैप है एक वेवफॉर्म के बराबर। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिखाया है आधा कट हो रहा है, मतलब 5 तक शेप जा रही है। ऑप्शन बी कुछ ऐसा है, 5 तक जाके ऐसे कट हो रही है, फिर ऐसे जाके ऐसे कट हो रही है, मतलब फिल्टर की तरह काम कर रहा है ये 5 मिली एम्पियर पर। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, जितना इनपुट जैसा इनपुट एग्जैक्टली सेम आउटपुट 10 मिली एम्पियर, नो चेंज। एंड फोर्थ है क्लैंपिंग। क्लैंप हो रहा है, मतलब ये जीरो एक्सिस में आके एक सर्टेन हाइट पर आ रहा है, 5 मिली एम्पियर की हाइट पर शिफ्ट हो रहा है। सेम डायग्राम, ए वाला डायग्राम। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्लैंपिंग सर्किट है। ये सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा क्योंकि ब्रेकडाउन मुझे एग्जैक्टली हाफ पे मिल रहा है, तो सेम तो पास नहीं कर सकता, उसको हाफ तो वो ड्रॉप कर रहा है अपने क्रॉस। भाई टोटल वोल्टेज 2 पार्ट में जा रहा है, टोटल इनपुट हाफ आ रहा है इसके पास क्योंकि 10 वोल्ट इज सप्लाई, 5 वोल्ट इज रिक्वायर्ड है जनरेटर, तो ओनली 5 आर के पास है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम हाइट का ना मिल गया, हाफ हाइट मिलेगा, ये भी क्लियर है। तो 5 मिली एम्पियर का हाइट तो आना चाहिए। अब बचे 2 ऑप्शन। एक में 5 मिली एम्पियर पे कट हो रहा है हाफ ऊपर जाके, फिल्टर जिसको मैंने बोला वो, और एक में क्या हो रहा है गैप देके जा रहा है। अब आपको यहाँ स्मार्टली बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ही दे रहा हूँ। आपको सर्किट को समझना था कि एग्जैक्टली हाफ क्यों हो रहा है, वो तो समझ में आया क्योंकि 5 वोल्ट की जीनर को लगेगा, 5 मिली पास करेगा आज, ठीक है। तो जिस समय जीनर ऑन है, जीनर को उसी के रिवर्स बायसिंग की सप्लाई जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन की सप्लाई जा रही है, उसके लिए उस समय वो करंट को पास कर रहा है। जिस समय वो अपोजिट जा रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, उसमें पूरी करंट आगे चली जा रही है। तो आपको बीच में गैप मिलना चाहिए 5 मिली। बिना कुछ मैथमेटिक्स किए आप डायरेक्टली देख के ऑप्शंस को बता सकते थे कि ओनली ए ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब मैं यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता, 11 का सर्किट देता, 3 ब्रेकडाउन वोल्टेज देता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि एग्जैक्टली कितना करंट है। बट 10 और 5 देते ही आपको समझ में आ गया कि ये हाफ पे जाएगा। और डायोड है तो हमेशा रेक्टिफायर रहेगा, जितने समय वो ऑन है पास करेगा, जितने समय ऑन नहीं है तो ए से बढ़िया कोई ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा। तो बिना कुछ मैथमेटिक्स किए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो समटाइम्स क्वेश्चंस आर ओनली ट्रिकी,
आपको ज़्यादा पेन पेपर चलाने की जरूरत ही नहीं होती। इसके बाद वाला ओपेम का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। So, for the positive half cycle, the diode will be in reverse bias, so it will act as 5 volt battery. So same. हाँ हाँ, बट उसका हाफ क्यों करेगा? क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इमीडिएटली हाफ हो रहा है। तो 5 भी पास कर रहा है ना, 5 वो अपने क्रॉस ले रहा है, 5 पास कर रहा है, तो आपको पूरी करंट मिल नहीं सकती, जितना इनपुट है उसका हाफ ही मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। ये जून 12 का क्वेश्चन है। इनके सोल्यूशन सब नेट पर अवेलेबल है, तो एक वेबसाइट मैंने बताई थी फिजिक्स करके, FIZIKS, तो उस पर जाओगे तो आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने जस्ट कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। थोड़ा अच्छा सा ओपन बनाना, माइनस प्लस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, भले जून 12 का क्वेश्चन है। ये फीडबैक सर्किट है विथ 1 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस एंड V इनपुट इज 1 वोल्ट, सो VI is 1 volt and input resistance is 1 kilo ohm, और फीडबैक रेजिस्टेंस इज अगेन 1 किलो ओम। फीडबैक रेजिस्टेंस इज, सॉरी, ये आउटपुट के साथ भी हमने एक 1 किलो ओम लगा रखा है, और लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस में आउटपुट मिल रहा है वो लोड रेजिस्टेंस भी हमने 1 किलो ओम कर दे रखा है, बट ये ग्राउंडेड है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस में भी आउटपुट मिलता है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, आपको स्मार्टली गेस करना है कि ये अर्थिंग है, मतलब ग्राउंडेड पार्ट है, ये ओपन पार्ट है, इसके क्रॉस में आउटपुट मिलता है, तो इट इज काइंड ऑफ लोड रेजिस्टेंस, बट रिमेनिंग ऑल इज 1 किलो। ओके, ओके, सो सर्किट डायग्राम बना है और क्वेश्चन इतना ही है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट VO या V नॉट, जो भी बोल रहे हो, द वैल्यू ऑफ VO इज, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन नोट कर लो जल्दी से। सर्किट में मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना? ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब लिख दिया है। -0.33 वोल्ट पहला ऑप्शन है, -0.33 वोल्ट दूसरा ऑप्शन है, -0.5 वोल्ट, द थर्ड ऑप्शन इज -1 वोल्ट and the fourth option is -0.25 volt, 0.25। ओके, तो चारों ऑप्शन माइनस के दिए थे, ये बड़ा अच्छा किया था क्योंकि माइनस होना चाहिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसमें प्लस भी दे सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर क्लैरिटी नहीं है। ये अच्छा किया कि इसने एक कंफ्यूजन हटा दी, चारों ऑप्शन माइनस से है। -0.5, ये भी ओरली कर पा रहे हो? क्योंकि फीडबैक लूप में 2 रजिस्टर है और दोनों रजिस्टर पैरेलल है, जो लोड है वहां से तो कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, आउटपुट जो लोड है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया फीडबैक रजिस्टर के लिए? पैरेलल ना, 1/1 + 1/1, बेसिकली इट इज नथिंग बट 1 × 1/1 + 1, तो हाफ। 1 पैरेलल में है तो फिर कितना बनेगा? हाफ। फीडबैक हमें मिल गया। और फॉर्मूला क्या होता है? VO = इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो फॉर्मूला इज VO = -RF/RI × Vin।
RF मिल गया 0.5 वोल्ट, सॉरी 0.5 ओम ना, 0.5 किलो, Fine. और ये 1 वोल्ट ही सप्लाई है ना। तो ये मैंने वैल्यूज तो सब सही रखी है ना। चलो सारी वैल्यू ठीक से रख के देखो तो 0.5 आ रहा है कि 0.05 आ रहा है, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 0.05 आना चाहिए शायद ना, क्योंकि 1 किलो ओम है, 1 ओम नहीं है। 0.5 आ रहा है. 0.5 आ रहा है, उससे भी 1 किलो ओम रखने से। और इनपुट में 1 वोल्ट दिया है, वो 1 मिली वोल्ट भी नहीं है, तो रॉन्ग हो रहा है। डिवाइड बाय 1000 हो रहे हैं ना. हाँ, तो 0.5 तब भी बन रहा है। 0.5 अपॉन 1 पोटेंशियल डिवाइडर 0.5 किलो ओम है ना। नहीं मुझे सर. लग रहा है इसके ऑप्शंस रॉन्ग है, या 0.5. एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मैच हो रही है? इनपुट 1 वोल्ट है, तो इनपुट की जगह 1 रखो। आर आई, अच्छा किलो से किलो कैंसिल हो रहा है, इसलिए क्या, हाँ सेम यूनिट है, वेरी गुड, यस यू आर राइट। दिस इज माइनस 0.5 के अपॉन 1 के, सो सेम यूनिट है इनटू 1 वोल्ट ना, सो इट इज माइनस 0.5, करेक्ट है। हाँ, मेरा कंफ्यूजन रॉन्ग था, मुझे का यूनिट ध्यान नहीं मिला, दोनों सेम यूनिट में है, सो 0.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, हमें पावर और एनर्जी का रिलेशन मालूम है, पावर एंड एनर्जी का रिलेशन मालूम है, और करंट और चार्ज का रिलेशन भी पता है, ठीक है। चार्ज पर सेकेंड, चार्ज फ्लो पर सेकेंड इस करंट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई डी टी, और पावर में क्या हो जाता है, एनर्जी फ्लो पर सेकेंड, ई अपॉन टी ना, पावर इज एनर्जी फ्लो पर सेकेंड। तो करंट और पावर में एक रिलेशन सा बन रहा है, दोनों पर सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो एलईडी मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया रिवीजन में, बट वी आर नोइंग अबाउट सम एलईडी, तो कुछ तो पता है हमें। लाइट इमिटिंग डायोड है, कैसे काम करता है, फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट इमिटिंग है। बेसिकली जब आप करंट सप्लाई करते हो तो क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, उस रिकॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर वो हमारे विजुअल रीजन में आती है तो लाइट कहलाती है, इंफ्रारेड रीजन में आएगा तो अदर एप्लीकेशन होंगे। शायद मैंने डिस्कस किया एलईडी ना, और ये भी बताया था कि ब्लू एलईडी, रेड एलईडी, ये सारे शुरुआत में रेड मिल गया था, बट ब्लू मिलने में बहुत टाइम लगा, और ब्लू मिलने के बाद व्हाइट एलईडी पॉसिबल हुआ। शायद मैंने थोड़ी स्टोरी डिस्कस की थी। तो एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो एलईडी पर है, ये भी सेम ईयर का क्वेश्चन है, सेम मंथ का क्वेश्चन है, जून 12 का है। एन एलईडी ऑपरेट्स एट 1.5 वोल्ट, एन एलईडी ऑपरेट्स एट 1.5 वोल्ट एंड 5 मिली एम्पियर in forward bias. Assuming an 80% external efficiency, 80% external efficiency of the LED, how many photons are emitted per second? Assuming an external efficiency of 80% only. How many photons are emitted per second? टोटल जो करंट है वो पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज में नहीं जा रही, उसका 80% ही एनर्जी रिलीज में जा रहा है। तो आप ओके, एन एलईडी ऑपरेट्स एट 1.5 वोल्ट एंड 5 मिली एम्पियर इन फॉरवर्ड बायस, एज्यूमिंग एन 80%
80% external efficiency of the LED, how many photons are emitted per second? ओके, तो पर सेकेंड की बात कर रहा है, emitted photons per second। तो आप गिवन डेटा से क्या पता लगा सकते हो? इफिशियंसी ओनली 80% है, तो टोटल इनपुट जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी में नहीं जा रहा है, उसका ओनली 80% जा रहा है एनर्जी। ठीक है, तो आपको n फाइंड करना है। क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं इसमें? चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? क्यू तो दिया नहीं है, बट क्यू पर सेकेंड दिया है, आई दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो आप। क्योंकि क्वेश्चन में पर सेकेंड पूछा है, डायरेक्ट क्यू ने देखिए आई दिया है, आपको स्मार्टली गेस करना है कि आई इज नथिंग बट क्यू पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज नथिंग बट आई अपॉन, आई में क्या है? आई इज क्यू अपॉन टी। तो आपको इनडायरेक्टली क्यू दिया है, पर सेकेंड का मतलब है इनडायरेक्टली क्यू दिया है। आई इज नथिंग बट चार्ज पर सेकेंड, आई इज चार्ज पर सेकेंड, तो आई मीन्स चार्ज पर सेकेंड आपको गिवन है। तो आप इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कैसे निकालोगे? चार्ज, टोटल चार्ज मान लो दिया है मुझे, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज, भाई टोटल चार्ज दिया है और हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, तो कैन वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? समझ में आ रहा है? Q इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला याद है? तो Q बाई टी इज एन ई बाई टी एंड Q बाई टी इज आई। आई इज एन ई पर सेकेंड, आई करंट इज नथिंग बट एन ई पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये सारे कॉम्बिनेशन जो मैं बोल रहा हूं? तो एन इज नथिंग बट आई अपॉन ई, ओके, बट एफिशिएंसी इज ओनली 80%। तो टोटल आई से निकाला तो हमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना होगा? उसका 80% करना होगा, हाँ? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेगा वही तो फोटोन जनरेट करेगा, और मैंने बोल दिया एफिशिएंसी इज ओनली 80%, तो खाली 80% ही रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे। मैं रिपीट करूं क्या एक्सप्लेनेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 5 मिलियन ईयर से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये तो बड़ा आसान काम था, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज कर दिया। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एलईडी की एफिशिएंसी नहीं दे रहे, ओनली टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 80% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का 80% निकालना है हमें। वही इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होकर फोटोन जनरेट करेंगे, वही होल के साथ रिकम्बाइन होंगे और वही फोटोन जनरेट करेंगे। तो 80% किया हमने, कितना है आंसर? 2.5 into 10 power 16, 80% करने के बाद। So these are the number of electrons which are producing photons. So approximately number of photons will be the same. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। इसमें फोटोन का कुछ यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पता है।
Electrons combines with the hole and producing the photon. तो जितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे उतने फोटोन आने वाले हैं। तो हम ये तो पता कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एफिशिएंसी डिसाइड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड सा लग रहा था बट एक्चुअल सॉल्यूशन उसका बहुत सिंपल है। सर अगर करंट का 80% निकाले तो आंसर से बन जाए। हाँ, पहले ही करंट का 80% कर देते हैं तो भी हो जाता है। तो बाइक ड्राइव करके जाने वाला अगर वो बाइक राइडर नहीं है तो थक जाएगा ना। हम क्या करते हैं, ट्रक वाले को पैसा देते हैं, ट्रक कैरियर बन जाता है, वो अपने ऊपर लेके ट्रांसपोर्ट कर देता है, यहाँ से हैदराबाद आराम से भेज देते हैं या मालगाड़ी में रख के दे देते हैं। तो मालगाड़ी या ट्रक इस काइंड ऑफ कैरियर जिसमें जो लॉस को प्रोटेक्ट करता है और बाद में वहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं उसको, जिसका जो ओनर होता है फोन करके बता रखे हैं तो वो पहुँच जाता है, रिसीविंग ले लेता है ना। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इज काइंड ऑफ दिस प्रोसेस। कैरियर वेव पर इसको लोड करना वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरियर वेव पे लोड करना ये होता है मॉड्यूलेशन और बाद में कैरियर वेव से रिसीव कर लेना डीमॉड्यूलेशन। तो इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम वर्ड यूज किया होगा आपने, सबने सुना होगा, मॉडेम में लगा दो ये ट्रांसफर कर देगा। मॉडेम इज नथिंग बट मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और ऐसे ही मक्स रिमक्स जब आप बोलते हो दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में दिए हुए थोड़े शॉर्टकट नेम्स हैं। तो ऑब्वियसली कैरियर वेव प्लस सिग्नल वेव मॉड्यूलेशन के समय जाती है और डीमॉड्यूलेशन के समय एक को माइनस कर देते हैं, तो कैरियर में से दूसरे को आप रिमूव कर लेते हो। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। और म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन को। अगर ये रेडियो या ऑडियो या वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन है तो हम इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉड पीपल तक पहुंचाना इज ब्रॉडकास्टिंग, इसलिए वर्ड करते हैं ब्रॉडकास्ट, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना इज ब्रॉडकास्टिंग। तो a music broadcast consists of a radio wave of 7 megahertz, radio wave of frequency 7 megahertz, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, कॉमा कर देना 7 मेगाहर्ट्ज के बाद कॉमा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ माइक्रोफोन आउटपुट कंसिस्टिंग ऑफ सिग्नल्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ माइक्रोफोन आउटपुट। हमने कुछ बोला, माइक लिया है, माइक में कुछ बोला, अब जो मैंने बोला जैसे ये बोलते हैं ना रेडियो जॉकी आरजे बोलते हैं, माइक में कुछ बोलते हैं, आप तक आवाज़ आ रही है, वो भले मुंह में ही बैठा आप तक बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, इसका मतलब हमने उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया है, हमने उसको ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यूज करके किया हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोफोन आउटपुट जो है वो जो आरजे बोल रहा है, बट मेरी जो फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, इसको मैं ज़्यादा दूर नहीं भेज सकता ना भाई। मेरा जो साउंड है इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किलो हर्ट्ज तक जाएगा। तो किलो हर्ट्ज कहाँ भेज पाओगे until it is going up to megahertz. Megahertz strong frequency है, attenuate नहीं होगी, दूर तक जा सकती है। Still there is a limit, but it can go longer. Consisting of signals with a maximum frequency of 10 kilohertz. तो जो माइक्रोफोन पे बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम जो जा सकती है 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटेड, द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटेड आउटपुट विल बी 0 the spectrum of modulated output will be 0 outside the band, band means frequency band क्या होता है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम। ठीक है,
7 मेगाहर्ट्ज टू 7.01 मेगाहर्ट्ज, पहला ऑप्शन। 7 मेगाहर्ट्ज टू 7.01 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 6.99 मेगाहर्ट्ज टू 7.01 मेगाहर्ट्ज। 6.99 to 7.01. हाँ, यूनिट ध्यान रखना, मेगाहर्ट्ज में सब बोल रहा हूँ मैं। थर्ड ऑप्शन इज 6.99 मेगाहर्ट्ज टू 7 मेगाहर्ट्ज। और आपको ज्यादा परेशान करने के लिए 6.9950 मेगाहर्ट्ज टू 7.0050 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जो थोड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाना है। तो मैंने बताया कि मॉड्यूलेशन के समय क्या होगा, कैरियर को इनपुट सिग्नल को कैरियर पर ओवरलोड करें, तो वो मैक्सिमम ओवरलोड क्या हो सकता है, प्लस में ऐड, माइनस में सब्ट्रैक्ट। तो अभी आपको ये समझना है कि एक रेंज क्या होगी, कितना ऐड कितना सब्ट्रैक्ट, कौन किसमें कैरियर पर चढ़ा रहे हैं। टोटल लोड क्या होगा, कैरियर प्लस आपका ऑब्जेक्ट, या अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो कैरियर माइनस ऑब्जेक्ट। फ्रीक्वेंसी है, दोनों साइड में मूव करती है। साइनोसाइडल वेव्स अगर हम ले रहे हैं, यूजुअली जो भी हम वेव्स लेते हैं, अगर स्पेशली वो ओनली वन डायरेक्शन की नहीं है तो वो प्लस और माइनस दोनों में कंट्रीब्यूट करती है। आपके पास रेंज क्या हो सकती है, कैरियर प्लस इनपुट, कैरियर माइनस इनपुट। ये 3 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आपको आंसर समझ में आ गया कि कितना सिंपल है। क्या बन रहा है, किसी ने कुछ बनाया, 7 मेगाहर्ट्ज में किलोहर्ट्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ कर सकते हो क्या, दोनों अलग अलग यूनिट में। तो वो तो कर लिया, पर कैसे किया, किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज तो अलग यूनिट है ना। आंसर जो दिया है वो मेगाहर्ट्ज में दिया है, तो आप अपनी मेहनत बचाओ, आप किलोहर्ट्ज को मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करो। पहले देख लिया करो ऑप्शन में, ये आंसर किस यूनिट में दिया है उसमें कन्वर्ट करो, आपकी मेहनत बच जाएगी। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट ओनली टेस्टिंग योर स्मार्टनेस बट ऑल्सो योर टाइम सेविंग स्किल। आपको टाइम का प्रेशर होता है, इतने समय में इतने क्वेश्चन, आपको टॉपर्स में आना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मान लो लेंगे, आपको टॉप 20 में आना है। टॉप 20 में आने का मतलब है मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम स्कोर तभी होगा जब आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करो। तो नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो टाइम सेविंग। आपको ऑप्शन देखना है किस यूनिट में पूछा है, उस यूनिट में पहले कन्वर्ट कर दो। 10 किलोहर्ट्ज इज नथिंग बट 0.01 मेगाहर्ट्ज। तो 7 मेगाहर्ट्ज में 0.01 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने केवल ओपैम्प के क्वेश्चन कराने को सोचा था, बट सामने इजी क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी करा दे रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा क्योंकि अगला लेक्चर किसी का होगा और टाइम होने ही वाला है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये दिसंबर 12 का है, दिसंबर 12 का क्वेश्चन है। सर्किट एक ओपन बनाना है, फीडबैक लूप में 10 किलो ओम, इनपुट में 1 किलो ओम। ओके, एक ओपैम्प बनाना है आपको, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओपैम्प बनाना है जिसमें फीडबैक लूप में 10 किलो ओम, इनपुट लूप में 1 किलो ओम, सॉरी इनपुट सिग्नल पे इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग क्या होगा, ग्राउंड,
ठीक है, बना पाओगे सब लोग? कई बार अभी तो इतना हमने पढ़ लिया है कि अभी हमें स्मार्टली तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। यहां पर एक कैपेसिटर में पैरेलल में लगा, ठीक है, ये 10 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, ये ग्राउंडेड है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 0.01 माइक्रोफैरड। .01 माइक्रोफैरड। आरसी कॉम्बिनेशन फेज शिफ्ट कितने का करता है? 60। अच्छा चलो, बाद में इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करूंगा। आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ गेन। ये 0.01 माइक्रोफैरड है, 0.01 माइक्रोफैरड। सर इनपुट कुछ दिया है, मतलब इनपुट नहीं दिया है, खाली आपको गेन बताना है और मुझे पता नहीं है कैसे करोगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, गेन का कोई फार्मूला अपने पास है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए? चलो, इनपुट आउटपुट का फार्मूला है VO इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। ये होता है आउटपुट इक्वल टू गेन, गेन को ही A बोलते हैं, इनटू इनपुट। ये फॉर्मूला है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? V नॉट इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI इनपुट। तो व्हाट इज गेन? RF अपॉन RI। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन इज RF अपॉन RI। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो गेन हम बता सकते हैं क्या? द क्वेश्चन इज अबाउट गेन। गेन इज RF अपॉन RI। अब RF है कितना? 10। खाली 10 है क्या? अच्छा, कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। रिएक्टेंस करो जल्दी से। XC कैसे निकालते हो आप लोग? कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हो? XC इक्वल टू XC और XL कभी किया है हमने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। XC की वैल्यू क्या होती है? और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इसकी वजह से, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कैसे निकालोगे? आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस अगर दो पैरेलल में तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ R1 तो दिया है 10 किलो, R2 जो दिया है किसके टर्म में दिया है? कैपेसिटेंस के टर्म में। तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? XC is 1 upon omega C and omega is 2 pi FC। करेक्ट है? अब इसको फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? क्वेश्चन में कंप्लीट पढ़ूं, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी दिया था क्या? यस, क्वेश्चन इज गिविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। तो अंटिल वी नो द फॉर्मूला हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा पैरामीटर मिसिंग है। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन है 10 हर्ट्ज एंड XC इज नथिंग बट 1 upon omega C। XL इक्वल टू ओमेगा है, ठीक है। कैपेसिटेंस के करस्पॉन्डिंग इनवर्स रिलेशन है, इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट रिलेशन। ओके, वंस यू नो द XC, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो इसी को हम ओमेगा को क्या लिख देते हैं? 2 pi f। ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi f और इसमें C मल्टीप्लाई करेंगे विद प्रॉपर करेक्ट यूनिट।
क्योंकि माइक्रो फेरेड है, डिवाइड होगा तो 10⁶ में ले जाएगा। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ब्रेक मिल जाएगा। This is the answer. So it was a parallel combination. Parallel. XC कितना आया? अप्रॉक्सीमेटली 1.6। माइक्रो फेरेड में किया तो 10 की पावर कुछ नहीं हो रहा है। 1.59 1.6 into 10⁶. into 10⁶ आ रहा है ना। 1.59